अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे जो क्या सराहियाँ चल रही हैं मीडिया पे और सोशल मीडिया पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। एक तो कुछ लोग ये खबरें फैला रहे हैं कि शायद आसफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। कुछ लोग इस पर क्या सराहियाँ कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पे, कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सिंध में बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है, गिरफ्तारी होने जा रही है और पीपल्स पार्टी के कुछ लीडर्स जो हैं उनको टारगेट किया जाने वाला है। तीसरा जो है वो ये क्या सराहियाँ हो रही हैं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है वो कोई खुफिया बातचीत चल रही है और पंजाब में इत्तेहाद के हवाले से कोई बातचीत हो रही है। और हो सकता है कुछ जो यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, वो इस बात का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बस अनकरीब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जो है वो बगलगीर होने वाली है। तो ये जो क्या सलाहियाँ और इस तरह की बातें हो रही हैं, इसका जायज़ा लेने की मुख्तसर कोशिश करेंगे आज के व्लॉग में। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए आप इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब आप बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। आपको नाज़रीन याद होगा, चंद दिन पहले आसफ जरदारी साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने फरमाया कि मुल्क के हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं, मौशी सूरत हाल बहुत ख़राब है और इस वक्त हमें अपनी जो सियासत है उसको तरजीह नहीं देनी चाहिए, बल्कि मुल्क को हालात जो मुल्क के हालात हैं उसको ठीक करने को तरजीह देनी चाहिए और मिलजुल के इस मामले से निपटना चाहिए और पाकिस्तान को इस मौशी बहरान से निजात दिलानी चाहिए। ये जो बयान था, इसके बाद ऐसा लगा कि शायद आसफ जरदारी साहब दोबारा जो है वो मुसालहत की पॉलिसी की तरफ जो है वो गामजन हुए। हालांकि आसफ जरदारी साहब हमेशा से मुसालहत की सियासत करते हैं, वो हमेशा से अमलीत पसंदी की सियासत करते हैं, जिसको प्रैग्मेटिकिज्म भी कहते हैं अंग्रेज़ी में। वो सियासत करते हैं, वो ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए जो है वो बहुत ज़ीरक सियासतदान है, बहुत ज़हीन सियासतदान है और जो मुरवजा सियासत है, ताकत की सियासत है, इसके वो बहुत आम खिलाड़ी हैं, बहुत ज़हीन हैं इस हवाले से और बहुत अच्छी हिकमत अमली बनाते हैं। और वो उनमें जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि वो बड़ी सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ इंतज़ार करते हैं हालात का, फिर जैसे ही उनके नज़दीक हालात साजगार होते हैं वो उसमें जो है वो अपना खेल बनाने की कोशिश करते हैं और जोड़ तोड़ की सियासत करते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के जोड़ तोड़ करते हैं, ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हैं और उसकी बुनियाद पर वो अपने लिए सियासत में जगह बनाने की कोशिश करते हैं। ये उनकी हिकमत अमली है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो ज़्यादा अवामी रंग जो है उसकी सियासत को पसंद करते हैं, आइडियलिस्ट भी हैं थोड़े बहुत और साथ साथ अमलीत पसंदी उनके अंदर भी है, लेकिन उनके अंदर थोड़ा आइडियलिज्म भी है और नज़रियाती तौर पर उनके और जरदारी साहब के दरमियान थोड़ा बहुत फ़र्क मौजूद है। बाज़ औक़ात ये फ़र्क ज़्यादा महसूस होता है, बाज़ औक़ात ये फ़र्क कम हो जाता है, लेकिन ये है। ज़ाहिर है बिलावल साहब नौजवान हैं, वो नए तजर्बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आसफ जरदारी साहब बहुत तजर्बाकार हैं, वो बहुत से तजर्बात को कर चुके, बहुत से नशेब अफराद से गुजरे, अब वो कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहते। वो अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो ज़िंदगी है उसको भी ख़तरे में नहीं डालना चाहते, तो इसलिए वो बहुत एहतियात से, बहुत मोहतात होकर अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ पार्टी रहनुमाओं का ख्याल है कि अब ये वक्त आ गया है कि जब मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी को सियासत के मैदान में उतारने का वक्त आ गया, ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर उनकी जो मौजूदगी है उससे जो है वो पार्टी के अंदर एक नया जोश और नया बलबला जो है वो पैदा हो सकता है। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है जो कुछ अब हो रहा है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से जब पूछा गया जरदारी साहब के बयान के ऊपर, तो उन्होंने फरमाया कि जी आप वो जरदारी साहब से पूछें, मैं तो जो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करती है उस पर बात करता हूँ, या जिन सियासी कारकुनों से मिलता हूँ वो जो बात करते हैं तो मेरी गुफ्तगू उनकी अक्कासी होती है, उनके जज्बात की तर्जमानी होती है। तो जरदारी साहब ने जो फरमाया आप उनसे पूछ लें। इसके ऊपर फिर क्या सलाहियाँ शुरू हो गई कि शायद कोई इख्तलाफात हो गए। कुछ लोगों ने कहा ये बैड कॉप गुड कॉप है, जरदारी साहब अच्छे सिपाही हैं, बिलावल भुट्टो साहब बुरे सिपाही बन जाते हैं और फिर ये खेल खेलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ना तो उनके दरमियान कोई ज़ाती नौयत के इख्तलाफात हैं, बल्कि सियासी नज़रियाती इख्तलाफात उनके हैं, पहले भी हुए थे। पहले एक दफ़ा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान से चले गए थे इन्हीं इख्तलाफात की वजह से। भाई इस वक्त जो है जरदारी साहब वो डोमिनेट करते हैं, अगर कोई फैसले हो भी जाएँ ऐसे तो जरदारी साहब उसमें मुदाखलत करते हैं और उनको तब्दील करते हैं। तो ये एक सियासी जो एक फ़र्क है पॉलिटिक्स में और चीज़ों को देखने में वो मौजूद है। और अगर आप नाज़रीन मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाऊँ, इस तरह का मामला जो है
वो 80 की दहाई में उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूद था, जब जो को चेयरपर्सन थी मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पार्टी की माँ बेटी थी, लेकिन इसके बावजूद सियासत के हवाले से क्या रास्ता इख्तियार करना है, किस तरह की सियासत करनी है, इसके हवाले से इख्तिलाफ राय उन दोनों के दरमियान पाया जाता था। और जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पार्टी की मुकम्मल कमान संभाल ली। हालांकि जो ज़ियाउल हक के का पीरियड था 77 से लेके और 83, 84, 85 तक का, उसमें मोहतरमा नुसरत भुट्टो का बहुत शानदार किरदार था। उन्होंने सियासत जिस तरह पार्टी को संभाला, जिस तरह वो पार्टी को लेके चली, जिस तरह उन्होंने MRD का इत्तेहाद बनाया, ये उनकी सियासी बसीरत का अमली नमूना और मुंह बोलता जो है वो सबूत था। और उन्होंने जिस तरह पार्टी के कारकुनों को वो साथ लेके चली, बहुत मुश्किल वक्त था पार्टी के ऊपर, लेकिन उन्होंने अपनी सियासी बसीरत का जो है वो खुल के मुजाहरा किया। लेकिन बाद में ऐसा वक्त आया कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आलमोस्ट साइड लाइन कर दिया था बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा को। इसी तरह जो पुराने पार्टी के लीडर्स थे, शेख मोहम्मद रशीद, बाबा सोशलिज्म, मलिक मिराज खालिद और बहुत सारे लीडर थे, तो वो भी साइड लाइन हो गए थे आहिस्ता आहिस्ता। शेख मोहम्मद रफीक साहब थे जो सेक्रेटरी भी रहे, पार्टी के मरकजी पंजाब के सदर भी रहे, बड़े सीनियर आदमी थे, वो भी साइड लाइन हो गए। तो ये एक वक्त आता है और जब नया लीडर जो है वो अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहा हो, तो जो लोग पहले से मौजूद लोग होते हैं, तजर्बाकार होते हैं, वो क्योंकि बहुत से सियासी तजर्बा रखते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि हम पुराने रास्ते पे रहें। लेकिन ज़ाहिर है नया लीडर जो है वो नए तजर्बात करता है, नई पॉलिसी बनाता है और फिर पार्टी को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करता है, तो उससे इस तरह के मामला जो हैं वो हो जाते हैं। तो ये माँ बेटी के दरमियान भी थे। अगर अब बिलावल भुट्टो या आसफ ज़रदारी के दरमियान इस तरह का मसला है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। मुख्तलिफ सियासी सोच हो सकती है, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर मुख्तलिफ सियासी जो है वो अप्रोच हो सकती है, इख्तिलाफ राय हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके दरमियान कोई बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात हैं ज़ाती नौइयत के, ऐसा नहीं है। सियासी इख्तिलाफात जो हैं वो हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मिसाल दी। वो माँ बेटी थी, उनका बहुत करीबी ताल्लुक था, दोनों ने मिल के लड़ाई लड़ी ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़, लेकिन इसके बावजूद फिर बाद में जो है वो इस तरह के मामला बने। तो ये होता है। नाज़रीन, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में किसी बड़े चैलेंज का सामना, खासतौर पर अंदरूनी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत पोजीशन में है। अलबत्ता कराची में इस वक्त जो है वो कशमकश है। हो सकता है कि कराची में कोशिश की जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक हद से ज़्यादा नशिस्तें ना जीते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तवक्को कर रही है कि वो 6 से 7 या उससे ज़्यादा नशिस्तें जो हैं वो जीत सकती है कराची से। और कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, वहाँ वो अपने पार्टी के कारकुनों से मिले हैं। उससे कराची के अंदर जो पार्टी है उसके अंदर एक नया वलवला और जोश जो है वो पैदा हुआ है। तो वहाँ हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को महदूद करने की कोशिश की जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी को कोई बहुत बड़े खतरे का सामना है। और फरवरी में लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अंदरून सिंध से अपनी जो नशिस्तें हैं, जो अपनी पोजीशन है उसको बरकरार रखने में कामयाब हो जाएगी। और कराची से कुछ एक्स्ट्रा नशिस्तें मिल गई तो पार्टी और बेहतर पोजीशन के अंदर आ जाएगी। लेकिन कराची का मामला अभी वाज़ेह नहीं है कि वहाँ की सियासत किस करवट बैठेगी। बहरहाल वहाँ हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को महदूद किया जाए। जहाँ तक मामला है PTI और तहरीक इंसाफ का, तो वो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मायूस होकर तहरीक इंसाफ में चले गए थे। और अब जब तहरीक इंसाफ पे क्रैकडाउन हुआ, तहरीक इंसाफ मुश्किल में आई है, तो वो उनकी ये दिली ख्वाहिश है कि किसी तरह से पंजाब में ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है वो इत्तेहाद हो जाए। और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ऐसी खबरें आ रही हैं, उनके सोशल मीडिया के तरफ से भी ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ेगी पंजाब में, बल्कि उनकी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ के साथ कुछ मामला तय हो जाए और कुछ जो है वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले पैदा हुए हैं, कुछ एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी फासले पैदा हुए हैं। तो इस बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जो है वो मूव कर रही है या वो तहरीक इंसाफ के साथ दोस्ती करने, उनके साथ सियासी मामला तय करने के लिए जो है वो तैयार है। नाज़रीन, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म का कोई फैसला कर सकती है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ जाके खड़ी हो जाए उस वक्त के जबकि तहरीक इंसाफ खुद बड़ी मुश्किल में है। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं कहीं मकामी सतह पे कहीं पे मामला तय हो जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि कौमी सतह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जो है वो आपस में अलाइंस कर सकते हैं। हो सकता है एतजाज़ अहसन साहब की ख्वाहिश हो सकता है सरदार अब्दुल लतीफ़ खोसा की ख्वाहिश हो सकता है कुछ और लोगों की भी ख्वाहिश हो।
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो फासले हैं उनको कम किया जाए। लेकिन जब एतजाज़ अहसन साहब इमरान खान इक़्तिदार में थे उस वक्त ये मशवरा देते थे उनको कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, आप यक वक्त दोनों से नहीं लड़ सकते, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो इमरान खान साहब ने उनकी नहीं सुनी। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो खलीज है उसको इतनी आसानी के साथ वो पुर कर सकते हैं, उसको पाट सकते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता। और ये जो प्रोपोगेंडा है दरअसल सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपोगेंडा है। तो मेरी जहाँ तक ज़ाती राय है या मालूमात हैं तो मैं उसकी बुनियाद पे ये कह सकता हूँ, या तज्ज़िया है तो वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान इस वक्त तक, हो सकता है आगे 1 महीने या 2 महीने बाद सूरत तब्दील हो जाए, लेकिन इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसी मुझे कोई ऐसी जो है इम्कान जो है वो नज़र नहीं आता। और इसी तरह जहाँ तक सिंध का मामला है तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत बड़ी कोई मुश्किल में फंसने वाली है जैसा कि तासुर दिया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी पोजीशन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मसला है पंजाब और KP, और यहाँ पर पार्टी को खुल के अपनी जो एक नई मौशी पॉलिसी है वो देनी पड़ेगी, एक रेडिकल मौशी प्रोग्राम देना पड़ेगा, महंगाई बेरोजगारी का अमली हल पेश करना पड़ेगा। सिर्फ बातें नहीं, सिर्फ नारे नहीं, सिर्फ वादे नहीं, बल्कि एक प्रोग्राम देना पड़ेगा, नया इकोनॉमिक प्रोग्राम देना पड़ेगा जो कि माजी का जो रेडिकल प्रोग्राम था 1970 का और उसके बाद का, उसके साथ मुमासलत रखता हो। लोगों की इस वक्त जो गुस्सा है, लोगों के इस वक्त जो जज्बात हैं उसकी दुरुस्त तौर पर तर्जमानी करता हो और लोगों को ये यकीन दिला सकता हो कि ये वो प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के अवाम को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और जो माशी बदहाली है उससे निजात दिलाई जा सकती है, जो महंगी बिजली है, जो महंगे पानी का बिल है उससे निजात दिलाई जा सकती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त इस तरह के एक प्रोग्राम की ज़रूरत है। तो KP, पंजाब और बाकी जगहों पर भी जहाँ पार्टी कमज़ोर है वहाँ पार्टी अपनी जो खोई मकबूलियत है उसको एक रेडिकल इकोनॉमिक प्रोग्राम, एक प्रो पीपल इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर जो है उसको वो दोबारा से हासिल कर सकती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।